दोस्तों नमस्कार। यह पहली बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द करनी पड़ी। यह पहली बार है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली रद्द करने की वजह सुरक्षा में चूक बताई गई। यह पहली बार है कि गृह मंत्रालय ने तुरंत एक बयान जारी कर राज्य सरकार से पूछा जिम्मेदारी किसकी है, उसे दंड दिया जाए। यह पहली बार है जैसे ही चुनावी रैली रद्द हुई वैसे ही बीजेपी के अध्यक्ष ने ट्वीट करके कहा कि मुख्यमंत्री तो फोन तक नहीं उठा रहे थे, तो क्या यह किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। और यह पहली बार है कि पंजाब में 3 कानून वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली करने का न सिर्फ मन बनाया था बल्कि तय करके निकले थे कि अब वो पंजाब के किसानों से सीधा संवाद करेंगे। यह रैली फिरोजपुर की थी। उसके लिए हवाई जहाज से प्रधानमंत्री दिल्ली से निकले, लेकिन हवाई जहाज भटिंडा तक ही जाता है तो वहां पर वो जहाज से उतरे। उसके बाद तय किया गया था कि भटिंडा से फिरोजपुर तक वह हेलीकॉप्टर से जाएंगे, लेकिन मौसम बिगड़ा हुआ था। रैली में लोग इंतजार कर रहे थे या लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, या रैली में पहुंचने के लिए भी लोगों को आने से रोका जा रहा था। कई तस्वीर एक साथ चल रही थी। भटिंडा में खड़ा हुआ प्रधानमंत्री का जहाज, वो हेलीकॉप्टर जिसे जाना था वो नहीं जा पाया। उसके बाद गाड़ियों का रेला जो चल पड़ा भटिंडा से फिरोजपुर की तरफ। उस रास्ते में क्या जानकारी राज्य सरकार को दी गई थी या यह अचानक तय किया गया, इसको लेकर भी विवाद है। राज्य अपने तौर पर कह रहा है हमें उस रूट की जानकारी नहीं दी गई जिस रूट से प्रधानमंत्री को फिरोजपुर तक पहुंचना था, और फिरोजपुर के रास्ते में उन्होंने तय किया था कि रैली से पहले वह हुसैनी वाले सीमा बॉर्डर पर जहां पर शहीदों का मेमोरियल है वहां पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को वह पुष्प अर्पित करेंगे, यानी शहीद स्मारक में वो पहले जाएंगे। उसी रास्ते भटिंडा से वह सड़क के रास्ते निकले थे, लेकिन तकरीबन 30 किलोमीटर पहले एक पुल पर जब पूरा का पूरा रेला पहुंचता है तो सामने गाड़ियां जमी हुई नजर आती है। जानकारी दी गई कि यह प्रदर्शनकारियों की गाड़ी है, लेकिन प्रोटोकॉल कहता है जिस रूट को लगा दिया जाता है उस रूट पर फिर लगभग आधे घंटे पहले तक गाड़ियों की आवाजाही या तो पुलिस की निगरानी में होती है और 10 मिनट पहले तक सारी गाड़ियों को उस रूट में बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उस पुल के दृश्य आए वो दृश्य खुले तौर पर बता रहे हैं कि सामने गाड़ियां खड़ी हुई हैं, यानी प्रधानमंत्री की गाड़ियों का रेला आगे नहीं जा सकता है। और यही वो फ्लाईओवर है जहां पर प्रधानमंत्री के काफिले पर ब्रेक लग गई। वहां पर पुलिस की मौजूदगी थी, लेकिन सामने कुछ गाड़ियां भी खड़ी थी। एक बस थी, एक ट्रक था, कई ट्रैक्टर थे। सवाल यह था कि सब कुछ अचानक वहां पर कैसे आ गया और पुलिस की मौजूदगी होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री के काफिले को वहां क्यों रुकना पड़ा। दरअसल यह फ्लाईओवर 30 किलोमीटर की दूरी पर है हुसैनी वाला सीमा बॉर्डर से, और प्रधानमंत्री जब निकले थे तो जानते थे 2 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन जो हालात थे उसके बाद यू टर्न लेना पड़ा और गाड़ी दोबारा भटिंडा की दिशा में लौट पड़ी। काफिला लौटा और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। यह हंगामा इस बात को लेकर कहीं ज्यादा था कि रूट पहले से पता था या नहीं था, लेकिन उससे भी आगे की बात यह है कि जब प्रधानमंत्री वहां से यू टर्न लेकर वापस भटिंडा पहुंचे और भटिंडा के एयरपोर्ट पे जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा वापस लौट आया, तब सबसे बड़ा सवाल यही है क्या वाकई ऐसी परिस्थितियां उस दौर में और उस वक्त रही थी जहां पर प्रधानमंत्री की जान को खतरा था क्या। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे रास्ते और जहां तक फ्लाईओवर तक प्रधानमंत्री की गाड़ियों के रेले के पहुंचने तक का जिक्र है, उस बीच में ऐसी किसी घटना का जिक्र किसी ने क्यों नहीं किया। और जो तकरीबन जानकारी दी गई कि बड़ी तादाद में वहां पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी की गई है, उनकी संख्या अपने तौर पर बताई गई कि 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती उस पूरे इलाके में कर दी गई है। जगह जगह पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है। 10,000 सुरक्षाकर्मी उस पूरे इलाके में तैनात हैं जहां से भटिंडा से लेकर फिरोजपुर तक प्रधानमंत्री की जो रैली का जो पूरा रूट है उसको लेकर। तो फिर चूक कहां पर हुई, और चूक होने के बाद प्रधानमंत्री ने जब इस बात का जिक्र कर दिया कि मैं जिंदा लौट आया, तो क्या वाकई
एक ऐसी परिस्थिति हो चली है जहां पर आपसी खटास बढ़ चुकी है, नफरत बढ़ चुकी है और आपसी टकराव की परिस्थितियां क्या वाकई ऐसी बन चुकी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पंजाब के भीतर कोई रैली नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे। ये सारे सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली कोई आज तय नहीं हुई थी, ये रैली पहले से तय थी। इसकी जानकारी राज्य सरकार को भी दी गई थी। यह अलग बात है कि वह हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, वह सड़क के रास्ते गए, लेकिन इस पूरे रास्ते में देखें तो पिछले 2 दिनों से लगातार रुकावटें भी चल रही थी। जो फजिल्का फिरोजपुर रोड है, जो तरन तारण फिरोजपुर रूट है, जो जीरा से फिरोजपुर रोड जाता है, इन तीनों रास्तों को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अपने तौर पर बंद किया हुआ था। उनका कहना था कि किसानों को लेकर 3 कानून वापस लेने के साथ प्रधानमंत्री ने चाहे कानून वापस लेने के साथ माफी मांग ली, लेकिन जो कहा गया था वो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ है। मसलन एमएसपी को लेकर कोई कमेटी अभी तक क्यों नहीं बनी है, इसको लेकर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का विरोध इन तमाम जगहों पर हो रहा था। उनका कहना एमएसपी को लेकर कमेटी नहीं बनी। उनका कहना है जो पुलिस केस अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं वह अभी तक विड्रॉ नहीं किए गए हैं, जबकि उसमें कहा गया था विड्रॉ कर लेंगे। और जो लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ उसमें मंत्री का इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं हुआ है। और चौथी मांग उनकी अभी भी है कि जो पराली जगाने के बाद जो क्लॉजेज लगाए गए हैं 14 और 15, उसको अभी तक हटाया क्यों नहीं गया है। तो पंजाब के भीतर भी 3 माहौल है। एक माहौल वह है जो 3 कानून वापस लेने के बाद खुशी खुशी घर लौट आया है। दूसरा माहौल वो है जिसमें से 32 में से पंजाब के 32 संगठनों में से 22 संगठनों ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया और किसान समाज संघर्ष समिति जो एक तौर पर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। और तीसरी स्थिति यह है जहां पर बीकेयू उग्रण है और दूसरा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो है वो आंदोलन कर रही है कि उनकी बातों को माना नहीं जा रहा है। सवाल है, प्रधानमंत्री 2 बरस के बाद पंजाब जा रहे थे। 2 बरस से पहले का मतलब यह है कि इससे पहले वह 2020 के शुरू में गए थे। जून के महीने में कैबिनेट में इन 3 कानूनों को रखा गया, उसके बाद से वह पंजाब की दिशा में उन्होंने देखा तक नहीं। यानी एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी जिसमें पंजाब के लोग ही आंदोलन करते हुए दिल्ली तक आए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनसे कभी मुलाकात करने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की, सिवाय ये कहा एक टेलीफोन लगाइए बातचीत हो जाएगी। लेकिन टेलीफोन नंबर किसका होगा, कौन सा होगा, यह कोई नहीं जानता है। इस 1 बरस के भीतर में तमाम मौसम आए गए बिगड़े, बारिश ऐसी होती रही जैसी बारिश आज पंजाब में हो रही है, दिल्ली में हो रही है। छिटपुट बारिश नहीं, इससे भी अति ओले पड़ने की परिस्थिति में, ठंड पड़ने की परिस्थिति में, गर्मी के वक्त में तमाम स्थितियों को आंदोलन करते हुए किसानों ने दिल्ली की सीमा पर बैठकर देखा है। तो क्या किसानों के भीतर का गुस्सा उन प्रदर्शनकारियों को उस जगह पर ले आया जहां प्रधानमंत्री की गाड़ियों के रेले को रोका जा सके? प्रधानमंत्री ने कहा और जानकारी मिली उनके अधिकारियों के जरिए कि हुसैनी वाला सीमा बॉर्डर जो है जहां पर शहीद स्मारक है वो 30 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर पंजाब को समझना चाहते हैं तो इस रूप में समझिए कि जो फिरोजपुर का इलाका है उसमें एक तरफ सीमा से सटा हुआ इलाका है, सीमा से सटा हुआ जो इलाके हैं उसमें फजिल्का आता है, उसमें फिरोजपुर आता है, उसमें तरन तारण आता है, उसमें अमृतसर आता है, उसमें गुरदासपुर आता है और छोटा सा हिस्सा पठानकोट का आता है। भटिंडा और फिरोजपुर के बीच में फरीदकोट का पूरा हिस्सा है जहां से प्रधानमंत्री के इस पूरे कन्वॉय को गुजरना था, जो पूरा गुजर गया था। और जब वो फिरोजपुर की चौखट पर पहुंचे और वहां से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर शहीद स्मारक था, उसी बीच में फ्लाईओवर पर चीजें रुक गई। राज्य सरकार अपने तौर पर कह रही है कि रूट की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, अचानक झटके में रूट बदला गया और रूट बदलने के साथ जो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है उनको भी एक वक्त चाहिए होता है। लेकिन एमएचए ने अपनी तौर पर कहा है कि आपको यह पूरी जानकारी दे दी गई थी। एमएचए मतलब गृह मंत्रालय। पूरी जानकारी जब दे दी गई थी तो फिर यह चूक क्यों हुई? लेकिन उससे भी आगे बड़ा सवाल यह है कि जिन बातों का जिक्र बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने फोन तक नहीं उठाया। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति है? और क्या वाकई उन स्थितियों की दिशा में बार बार चीजें इंगित की जा रही है जब पंजाब उस हिंसा की आग में जल रहा था? क्योंकि पंजाब के भीतर जो बीजेपी के नेता हैं सिरसा,
उन्होंने कैमरे पर आकर कहा कि दरअसल यह कांग्रेस की रणनीति और राजनीति 80 के दशक की परिस्थितियों को पंजाब में दोबारा पैदा करना है। मजिंदर सिंह सिरसा यानी उस पुरानी लकीर को खींच रहे हैं जो 80 के दशक में थी, जिसका जिक्र खालिस्तान, आतंकवाद, तमाम चीजों के साथ जुड़ता, भिंडरावाला, तमाम चीजों के साथ जुड़ता चला जाता है। तो बीजेपी अपने तौर पर क्या उन हालातों को उभार रही है? क्या यह टकराव की परिस्थिति, चूंकि पंजाब पूरी तरीके से चुनाव में जा चुका है, उस चुनाव में जाने के दौरान पंजाब की जो अगुवाई कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वह कांग्रेस से हट चुके हैं। उन्होंने अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। उनकी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है। यानी पंजाब के परिदृश्य को समझे तो अकाली जो बरसों बरस तक बीजेपी के साथ थे, वह पूरा बादल परिवार, वो आज बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी के साथ कांग्रेस के वह नेता हैं जो बरसों बरस तक दोनों कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे का विरोध करते हुए और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हुए कांग्रेस वहां पर सियासत को साधते भी रही है। टकराव और समीकरण की नई परिस्थितियां पंजाब के भीतर है, लेकिन पंजाब में 2 बरस के बाद प्रधानमंत्री का जाना और उस पर भी रैली ना हो पाना, ये कई बातों को इंगित इसलिए कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री अपने तौर पर तकरीबन 42,750 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर जा रहे थे कि वह उसका वहां पर फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। उसमें दिल्ली, अमृतसर, कटरा का एक्सप्रेसवे भी था। उसमें पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जो फिरोजपुर में बनना है, 100 बेड वाला, उसका भी जिक्र होना था। 2 मेडिकल कॉलेज जो कपूरथला और होशियारपुर में बनने हैं, जिसमें तकरीबन 490 करोड़ रुपए खर्च होंगे, उसका भी जिक्र होना था। जो मुख्यारिन तलवावा न्यू ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछनी है, उसका जिक्र भी होना था। सवाल है कि क्या इन बातों का जिक्र करने प्रधानमंत्री सिर्फ जा रहे थे या पंजाब के किसानों की नब्ज को पकड़ने जा रहे थे? क्योंकि इस दौर में पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में खुले तौर पर नजर आया है कि बीजेपी को लेकर वहां के लोगों में इतना आक्रोश है कि बीजेपी के एमएलएस को अपने इलाके में वो आने नहीं देते हैं। और इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था और इस बातों का जिक्र 3 कानून लेने से पहले, वापसी से पहले भी दिल्ली में कर रहे थे। और इस 3 कानून के मद्देनजर ही अकाली बीजेपी से अलग हो गए। सवाल यह है कि पंजाब के समीकरण और आज की रैली का रद्द होना, सुरक्षा में चूक बताना, टेलीफोन का ना उठाना, प्रदर्शनकारियों का सड़क पे आ जाना और उसमें जिंदा बचकर आ गया, इस बात को प्रधानमंत्री के जरिए कहना, क्या ये चुनाव से जुड़ी हुई चीजें हैं या वाकई यह सिर्फ ग्राउंड जीरो की परिस्थिति है कि नहीं ऐसा हो रहा था? इन बातों पर इसलिए भी गौर करने की जरूरत है क्योंकि फिरोजपुर वह इलाका है जहां पर हिंदुओं की तादाद 70% से ज्यादा है, सिखों की तादाद तकरीबन 26% है उस इलाके में, जो फिरोजपुर का इलाका है जहां पर है। और वहां पर बड़े बड़े बोर्ड जो लगे थे वो वेलकम प्राइम मिनिस्टर के पोस्टर्स लगे थे। पंजाबी में कहे तो GIN नू ये कहा जाता है जो लिखा हुआ था। इन पोस्टरों को लगातार फाड़ा जा रहा था। कल से ये चीजें चल रही थी, लेकिन आज सुबह 9 बजे कहा गया कि समझौता हो गया। प्रदर्शनकारी किसान जो हैं वह विरोध प्रधानमंत्री की रैली का नहीं करेंगे। अगला सवाल था कि मौसम खराब है तो क्या रैली तक लोग नहीं पहुंच पा रहे थे? क्योंकि रैली तक पहुंचने के लिए बीजेपी के सपोर्टर फजिल्का से, तरनतारन से, अमृतसर से, गुरदासपुर से लगातार जा रहे थे, लेकिन बीजेपी यह भी आरोप लगा रही थी कि उनको रोका जा रहा है। तो कौन कैसे पहुंचेगा वहां तक? लेकिन जो दृश्य कुर्सियों का नजर आया, यह बिल्कुल खाली कुर्सियां वहां पर पड़ी हुई थी। तो क्या लोगों के ना पहुंचने की वजह से इस रैली को रद्द कर दिया गया? यह फिरोजपुर का वो ग्राउंड है जहां पर रैली होनी थी। टारगेट था कि 2 लाख लोग यहां पहुंचेंगे, लेकिन सिर्फ खाली कुर्सी। सवाल मौसम का लगाया जाए या पंजाब के रूठे किसानों का, जिनकी टकराहट दिल्ली से बढ़ी हुई है। इन सारे सवालों के बीच रैली रद्द हो गई, खाली कुर्सियां पड़ी रही। मौसम बिगड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री यू टर्न लेकर भटिंडा होते हुए वापस दिल्ली की दिशा में आ गए। तो वजह कई बताई जा सकती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी गंभीरता और संवेदनशील स्थिति यही है कि प्रधानमंत्री ने जब यह कह दिया कि मैं जिंदा लौट आया, इसका मतलब है कि इसको लेकर वाकई जांच होनी चाहिए। उस पूरे रूट की CCTV को सामने राज्य सरकार को लाना चाहिए, MHA को अपने प्रयास से लाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था क्या? यह सवाल
कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश ने एक प्रधानमंत्री को 84 में खोया है, कुछ इसी तर्ज पर। और इसका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट में भी किया था, उस वक्त जब आंदोलन चल रहा था। कहा आप गलत पंगा ले रहे हैं, गलत तरीके से कानूनों के लेकर अड़े हुए हैं। और उन्होंने इतिहास के पन्नों को उस समय अपने ट्वीट के जरिए सुब्रमण्यम स्वामी ने खंगालने की कोशिश की थी। लेकिन एक सवाल फिर यहां पर आता है, जब दिल्ली की चौखट पर किसान बैठे हुए थे, और याद कीजिए 26 जनवरी क्या हुआ था, लाल किले तक किसानों के ट्रैक्टर कैसे पहुंच गए थे, और दिल्ली की पुलिस तो एमएचए यानी गृह मंत्रालय के तहत आती है, तब क्या कोई रिपोर्ट ऐसी आ पाई थी जिसमें गृह मंत्रालय यह कहता कि दरअसल इन अधिकारियों का दोष था, जिनका दोष अब वो मांगने के लिए बयान जारी कर पंजाब सरकार से पूछा जा रहा है कि किसका दोष था, किसकी जिम्मेदारी थी, बताइए और उसको सजा दीजिए। तो क्या किसान आंदोलन के बाद की परिस्थिति में दिल्ली और पंजाब के बीच की दूरी बढ़ गई है? क्या आंदोलन के बाद 3 कानून वापस लेने के बावजूद भी मलहम लगाने की परिस्थितियां अभी तक पैदा नहीं हुई हैं? क्या वाकई ऐसी खटास और नफरत और एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव इस दौर में इस तरीके से रेंग रहा है, जहां पर प्रदर्शनकारी खुले तौर पर प्रधानमंत्री के उस रेले को रोकने के लिए फ्लाईओवर पर आकर पहुंच जाएं या खड़े हो जाएं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को यह कहना पड़े मेरी तो जान पर बनी आई थी, मैं जिंदा वापस लौट आया? क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है, या पूरा राज्य इलेक्शन मोड में चला गया और यह देश पूरे तरीके से इलेक्शन मोड में ही है? यानी जो कहा जाता है चुनाव को लेकर कहा जाता है, जो पहल होती है चुनाव को लेकर पहल होती है, जो भी चीजें सामने निकल कर आती हैं वो चुनाव के समीकरणों को तय करने के लिए होती है। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब की अपनी और खास तौर से फिरोजपुर की परिस्थितियों को अगर आप देखेंगे तो फिरोजपुर की सीट सुखबीर सिंह बादल की है, वही 2019 में चुनाव जीते थे, तकरीबन 54% वोट्स उनको फिरोजपुर में मिले थे। और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे पहले वो अकालियों के साथ हुआ करते थे, शेर सिंह वावा, इनको फिर ये अकालियों के साथ जब थे तो 2014 में जीते, 2019 में वह कांग्रेस में आ गए तो वहां पर सुखबीर सिंह बादल चुनाव जीत गए। लेकिन पंजाब के भीतर बीजेपी की अपनी पहुंच पकड़ अकेले कभी नहीं रही है। अकालियों के साथ मिलकर भी इन्होंने जो विधानसभा का चुनाव लड़ा 2017 का, इनको सिर्फ 5% वोट मिले, कुल वोट जो थे वह तकरीबन 8 लाख वोट थे। 2012 में जब आप चले जाइएगा तो बीजेपी को वोट जो थे तकरीबन 7% वोट मिले थे। यानी बीजेपी अपने तौर पर कहीं नहीं है, या तो कांग्रेस है या अकाली दल है, और 2017 में पहली बार आम आदमी पार्टी भी आ गई। तो कांग्रेस इस वक्त किस चेहरे के भरोसे खड़ी है? वह कैप्टन के भरोसे खड़ी है जो कि कल तक कांग्रेस की अगुवाई कर रहे थे। तो राजनीतिक समीकरण आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पर बीजेपी नहीं है, और बीजेपी ना होने की वजह से क्या राजनीतिक तौर पर पंजाब के किसानों को यह कहकर इसीलिए पंगा लिया गया कि ये पंजाब के किसान हैं, बड़े किसान हैं, छोटे मंझोले किसान नहीं है। लेकिन इन परिस्थितियों में हमको लगता है एक बात का जिक्र और हो जाना चाहिए, जो मणिपुर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा। उन्होंने जिस तर्ज पर कहा, अगर उन्होंने झूठ बोला तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गलत जानकारी दी तो उनको पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि वह एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, राज्यपाल हैं। उनका जो कहना था कि जब वो प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा 500 किसानों की जान चली गई, तो प्रधानमंत्री ने कहा मेरी वजह से गई क्या, मेरे लिए गई क्या? ये सारी चीजें जो कहने की परिस्थिति और किसान आंदोलन जो चल रहा था उसको लेकर उस वक्त जो गृह मंत्री की टिप्पणी थी सत्यपाल मलिक ने जिसका जिक्र किया, ये सारी चीजें बतलाती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में राजनीति उन पॉलिसी को भी अपने दायरे में ले चुकी है, और पॉलिसी भी उस सियासत का हिस्सा बन चुकी है जहां पर ये एक ऐसी चुनावी परिस्थितियां निकलकर आएंगी और आ ही रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें लगता है इसकी जांच अब होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री को यह क्यों कहना पड़ा कि उनकी जान को खतरा है, जिंदा बचकर आ गए, इस बात का जिक्र क्यों करना पड़ा? और अगर ऐसी परिस्थिति थी तो यह बात सिर्फ उन्होंने अधिकारियों से कहीं को कही, और अधिकारियों से कही तो इस बात की जानकारी सिर्फ एएनआई न्यूज एजेंसी के जरिए ही वापस बाहर निकलकर क्यों आई? क्योंकि यह एक देश का मामला है, प्रधानमंत्री देश के हैं, उसमें एएनआई एक बहुत छोटी सी चीज है, और अधिकारियों का संवाद भी कोई छोटी परिस्थिति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम जिंदा बच के आ गए। यह एक
अलग परिस्थिति है। आखिर में 3 सवाल, सबसे बड़े सवाल है ये। क्या वाकई ऐसी टकराव की परिस्थिति इस देश में आ चुकी है जहां पर प्रधानमंत्री को लगता है कि वह जिंदा बचकर आ गए? ये पहली परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति, क्या वाकई भारत का समाज इतना हिंसक हो चला है कि जब वह नफरत और घृणा की परिस्थिति और टकराव की परिस्थिति में प्रधानमंत्री को देख रहा है तो वह ऐसी गुस्ताखी करेगा जहां पर वह प्रधानमंत्री की जान लेने की दिशा में बढ़ जाए या ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है? और तीसरी परिस्थिति यह है कि क्या वाकई जेपी नड्डा ने सही जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने टेलीफोन तक नहीं उठाया? ये 3 परिस्थितियां ना सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर बल्कि इस देश के संवैधानिक और मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। लेकिन अगर ये परिस्थितियां बनी हैं तो शायद देश के सामने एक बड़ा संकट है, और अगर इन परिस्थितियों का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करके सिर्फ बयानबाजी की जा रही है तो ये कहीं और ज्यादा घातक हो चला है, क्योंकि इसका इलाज होता नहीं है जो शब्दों के जरिए कह दिया जाए, वह भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग उस बातों का जिक्र कर दें और सियासत साधने के लिए कर दें। शायद ये संकट का दोहरा काल है।